नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अश्वनी पाठक। पश्चिम बंगाल को वैसे तो भद्रलोक कहा जाता है, भद्र लोगों की भूमि कहा जाता है, लेकिन बीते कई सालों से वहां पर हिंसा का एक अलग ही दौर देखने को मिला है। आप सभी को याद होगा कि पश्चिम बंगाल में आमतौर पर चुनावी हिंसा की खबरें वहां से बहुत सुनने को मिलती हैं और दिल्ली सेंट्रिक जो हमारा मीडिया है वो दिखाता पश्चिम बंगाल की खबरों को उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि दिखाया जाना चाहिए। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि पश्चिम बंगाल से विकास से जुड़ी हुई खबरें कम सुनने को मिलती हैं और हिंसा से जुड़ी खबरें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वहाँ पर जो जंगल राज है, वहाँ का जो गुंडा राज है और वहाँ पर जो सिंडिकेट राज एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सरकार के शासन में वहाँ चलता है, ममता बनर्जी के शासन में, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियां भी जब जब पश्चिम बंगाल गईं तब तब वहाँ कोई ना कोई बखेड़ा, कोई ना कोई बवाल जरूर खड़ा होता है। चाहे फिर वो सीबीआई हो, चाहे फिर वो इनकम टैक्स विभाग हो, चाहे फिर वो ईडी हो। आज ईडी के साथ भी कुछ वैसा ही हो गया। अभी तक तो सीबीआई के ऊपर वहां हमला हुआ था, होते थे, खबरें सुनने को आती थी, लेकिन अब वहां ईडी पर भी हमला हो गया है। और अश्विनी, ईडी के अधिकारी जो वहां पर उत्तर 24 परगना जिले में संदेश खाली जगह है, वहां पर टीएमसी के एक नेता के घर पे छापेमारी के लिए गए थे, वो राशन वितरण घोटाला मामले में, और उनके ऊपर हमला हुआ। वहां पर 2 ईडी अधिकारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए, उनके गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। और सिर्फ ईडी अधिकारी नहीं बल्कि सीआईएसएफ जो सुरक्षा बलों के जवान थे उनके ऊपर भी हमला किया गया। और जो मीडिया कर्मी, जो मीडिया वहां कवर करने गए थे ईडी की उस रेड को, उनके ऊपर भी हमला किया गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर, प्लस ममता दीदी के राज में जो भद्र लोक, लहूलुहान लोक बनता जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? प्रशांत, तो मैं सबसे ज़्यादा एक बात आपको बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, जहाँ से ममता बनर्जी शासन कर रही हैं, और उन्होंने इस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में बना रखा है कि वो हिंसा के लिए जाना जाने लगा है। अब तक हमने देखा कि वहाँ पर व्यापार के लिए लोग जाते थे, व्यापार के लिए जो पश्चिम बंगाल का कोलकाता है या अन्य ज़िले हैं वो फेमस हुआ करते थे, वो हिंसा के लिए फेमस हैं। और अब उन्होंने ईडी की तरफ से जो जांच एजेंसियाँ पहुंची थी और उनके साथ जो सुरक्षा बल थे उनके साथ जो हाथापाई हुई है, उनके साथ जो मारपीट हुई, उनकी गाड़ी पर जो पथराव हुआ है, ये बिल्कुल एक शर्मनाक स्थिति है। और इस पर सवाल उठने चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी के शासन में क्या स्थिति हो गई है कि कौन, मतलब एक टीएमसी के नेता के घर पर अगर कोई एजेंसी जांच करने जा रही है तो उस पर हमला हो रहा है बाकायदा। ये दर्शाता है कि टीएमसी के लोगों के अंदर बिल्कुल कानून का कोई खौफ नहीं है। टीएमसी के जो नेता हैं वो गुंडे पाल कर बैठे हुए हैं। और किस कदर से अगर आप जांच एजेंसी पे हमला कर रहे हैं, सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दर्शाते हैं कि आप भारत के संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं। तो यानी कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को इस समय बना कौन सा राज रही हैं? पश्चिम बंगाल, वो देश की बात करती हैं, देश की राजनीति में आने की बात करती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की हालत उन्होंने क्या कर रखी है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इस पर वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट कहा है कि अगर राज्य सरकारें, अगर सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलेगी, यहाँ के नैतिक मूल्यों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी, तो संविधान के अन्य प्रारूपों का रुख लेने के लिए मैं बाध्य हूँ। मतलब वो कहीं ना कहीं इस तरीके से साफ संकेत दे रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में इस तरीके की हिंसाएं नहीं रुकी और ऐसी हिंसा होती रही तो आने वाले समय में जब चुनाव होना है उससे पहले कहीं ना कहीं हमें ये स्थिति देखने को ना मिल जाए कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो। क्योंकि पश्चिम बंगाल की हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, हर चुनाव में आपने देखा होगा। क्योंकि हिंसा होती है उसका फायदा कहीं ना कहीं टीएमसी को होता है, टीएम ज़्यादा मत पड़ता है टीएमसी के लिए, टीएमसी एक तरफा जीतती है ज़्यादातर सीटों पर। तो ये कहीं वोट बैंक की राजनीति के लिए तो नहीं है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है ममता सरकार। जो बाहुबली टाइप के लोग हैं, घोटाले की जांच अगर करने कोई अधिकारी जा रहे हैं, कोई एजेंसी जा रही है, उन पर हमला होना समझते हैं आप कितनी बड़ी बात है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलत हैं और उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो जांच एजेंसी वहां पर पहुंच रही थी उनका सीधा सीधा मानना था जो राशन घोटाला हुआ है, पिछले 11 वर्षों से जो मंत्री रही हैं, बल्कि कई और ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, 2011 से लगातार वो मंत्री रही ममता जी की सरकार में, और उनके जो करीबी हैं वो लोग इस राशन घोटाले में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी सामने आई है, जो ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं उनके करीबी लोग राशन घोटाले में हैं, और उनकी जांच करने जब ईडी के अधिकारी पहुंच रहे हैं, उनको अंदेशा है कि वहां पर दस्तावेज मिल सकते हैं, तो उनको वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा, उनको पहले ही रोका जा रहा है, उन पर हमला हो रहा है।
यहाँ पर जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ था अश्विनी, उस पर को अगर आप देखेंगे तो ये टीएमसी का नेता है शाहजहां शेख, जिसके घर पे, जिसके आवास पे छापेमारी के लिए ईडी की टीम गई थी। उसने बकायदा, ये आप अगर ये कहें कि गुंडे पाल रखे थे और उनकी सुनियोजित साजिश पहले से ये थी कि ईडी के अधिकारी जब यहाँ पहुंचेंगे, उनकी टीम आएगी, उनके ऊपर किस तरीके से हमला करना है, उनकी गाड़ियों को में कैसे तोड़-फोड़ मचानी है, ये सब कुछ पहले से तय था। क्योंकि ईडी की टीम जब वहाँ पहुँचती है, जब वहाँ अधिकारी जाते हैं, उसके बाद में उसके घर पे ताला लटका हुआ मिलता है उनको। फिर उसके बाद वो 1 घंटे तक लगभग इंतज़ार करते हैं, फ़ोन मिलाते हैं बार-बार, उस नेता को संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब संपर्क नहीं हो पाता, तब फिर वो ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ईडी अधिकारी ने बताया भी कि हमने जब घर खोलने के लिए, खंगालने के लिए ताला तोड़ने की कोशिश की, तो वहाँ पर कुछ गुंडों की टोली आती है, कुछ सब टीएमसी के समर्थक, जो सो कॉल्ड समर्थक हैं, हम तो उनको टीएमसी के गुंडे ही कहेंगे खुलेआम, क्योंकि गुंडागर्दी का काम उन्होंने किया है। तो जब वो लोग वहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने लगातार हिंसा करना शुरू किया, अधिकारियों के ऊपर हमला करना शुरू किया, पत्थरबाजी फेंकनी शुरू की, और फिर वहां से ईडी के प्रशांत, सबसे अधिकारी बड़ा अपनी सवाल है कि वहाँ पे 200 जान से बचाकर किसी तरीके से 200 भागे से हैं। 300 लोग वहां पर एकदम पहुंच कैसे गए? 200 से 300 लोग पहुंचे, बिल्कुल ये सुनियोजित पूरी घटना है। और बिल्कुल। उन्होंने सबको पहले से अलर्ट करके रखा था। जैसे ही अधिकारी आए, बड़ी ईडी की बात टीम यह है पहुंचे। अश्विनी, बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ हमला था, उसमें घायल हो गए, चलिए 2 अधिकारी घायल हुए, लेकिन भगवान ना करे अगर किसी ईडी के अधिकारी की वहां जान चली जाती, किसी की जान पर बन आती, किसी की मौत हो जाती, तो ये मामला बहुत बड़ा हो सकता था। और अधीर रंजन चौधरी ने भी यही बात कही है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कल को अगर किसी अधिकारी की जान चली जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी इसमें। नहीं, बिल्कुल पश्चिम बंगाल का प्रशांत माहौल इस तरीके से हो रखा है। और लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो टीएमसी समर्थक हैं, जो वहाँ की जनता है, वो इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि उनके हक का जो राशन है, वो उसको ब्लैक मार्केट में बेचा गया है, उसकी मतलब घोटाला किया गया है। 30% से ज़्यादा जो राशन है, जो जनता के पास पहुँचना चाहिए, उसको घोटाला कर बेचा गया है। और उसकी रकम को इन भ्रष्टाचारी लोगों ने खाया है। इनके समर्थन के लिए वहाँ की जनता इनके पास कैसे पहुँच जा रही है? कहीं ना कहीं ये गुंडे ही हायर किए गए होंगे, क्योंकि जनता तो ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेगी जो उनका हक मारे। और पश्चिम बंगाल में हक मारने की एक लंबी प्रथा चली आ रही, जब से ममता बनर्जी की सरकार वहां पर है। आपने देखा होगा पिछले समय में, कुछ सालों में लगातार एक बड़े से बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे तक का नाम सामने आया है। कई ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके नाम घोटाले से जुड़े हैं। तो ममता बनर्जी की सरकार क्या घोटालों की सरकार है, ये कहना उचित होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर घोटाले हो रहे हैं तो जांच से डर, अगर आप साफ हैं, आप पाक हैं, तो आपको जांच से डर क्यों लग रहा है? अधिकारी जब जांच करने जा रहे हैं, ईडी जांच करने जा रही है, सीबीआई जांच करने जा रही है, तो जांच करने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। और जैसे ही जांच की बात आती है तो ये लोग बौखला उठते हैं। आप देखते हैं लगातार कैसे बयानबाजी होती है, पूरा एक मार से निकाला जाता है। जब पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को बुलाया जाए या फिर ममता बनर्जी के किसी भी अधिकारी को उठाया जाता है जांच के लिए, तो उनके अंदर जो है आग लगनी शुरू हो जाती है। और इस तरीके की बयानबाजी, और आज हमने ये जो दृश्य हैं, ये बिल्कुल भयानक है। क्योंकि ईडी की जांच अगर रुकती है तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी वो साक्ष्य वहां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ईडी के हाथ ना लग जाए। उन साक्ष्यों में किस किस के नाम है, वो पैसा कहाँ कहाँ बटा है, कहीं ना कहीं वो लेखा जोखा वहाँ उस नेता के घर पर था, जो ईडी की पहुंच से दूर रखे गए, ताकि कहीं ना कहीं जो घोटालेबाज हैं उनके नाम सामने ना आए। बड़ी बात अश्विनी ये भी है कि जब भी आप किसी टीएमसी के नेता से, किसी मंत्री से, ममता सरकार के किसी मंत्री से, या खुद ममता बनर्जी से भी आप अगर सवाल पूछोगे इस मामले में, तो वो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी के लोग हैं जो आकर के राज्य के बाहर से बीजेपी इन्हें लेकर के आती है और पड़ोसी राज्यों से, और फिर उसके बाद में हिंसा को अंजाम देते हैं। अरे भाई, आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, ममता बनर्जी खुद, उनके हाथ में पुलिस विभाग है। तो पुलिस विभाग जब उनके हाथ में है, अभी मैं ईडी के अधिकारी का वो बयान देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जब हम वहां से वापस लौट रहे थे, किसी तरह से हमने अपनी जान बचाई, तो मैंने जो उत्तर 24 परगना के एसपी हैं उनको संपर्क करने की कोशिश की, उनको फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो आपके एसपी कोई जवाब नहीं देते, आपकी पुलिस किस तरीके से काम करती है, आपका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठस हुआ पड़ा है पूरे राज्य में। आप कोई मतलब काम करने का कोई तरीका नहीं है, सिंडिकेट राज की तरीके से काम होता है। तो ऐसे में, ऐसे माहौल में आपको नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल को अब एक बहुत बड़े बदलाव की कहीं ना कहीं ज़रूरत है? क्योंकि ऐसा लगता है कई बार तो अश्विनी के जैसे कोई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा हो गया हो, या जैसे देश से कट गया हो, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की कानून व्यवस्था चलती है, बाकी के किसी राज्य में आप वो चीज़ नहीं देखते। देखिए, कटने वाली बात तो अगर भारत की सरकार है वो नहीं होने देगी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बिल्कुल चिंताजनक है। वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, वो डर के साए में होते हैं।
जब नेता ही डर के साए में सुना जाएगा, एक तरफा वोट पड़ेंगे, दबाव होगा जब मतदाताओं के ऊपर, तो सरकार भी वैसी बनेगी, गुंडों की सरकार बाकायदा बननी ही तय है। और आपको बता दूं, इस मामले में 14 अक्टूबर को आटा और चावल मिल के मालिक बकीउर रहमान को गिरफ्तार किया गया था प्रशांत। और इनके तार जो जुड़े हुए थे, पश्चिम बंगाल की मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को गिरफ्तार किया गया था। और इनसे इनके तार जुड़े हुए 2011 से 21 तक, साल 2021 तक खाद्य आपूर्ति मंत्री थी। उनके कार्यकाल के दौरान कथित राशन वितरण अनियमितताएं जो सामने आई थी, उसको लेकर ये पूरी जांच और बैठी ये है। शाहजहां भी मतलब राशन डीलर, ये एक राशन डीलर है ये राशन अश्विनी, डीलर जिसके ही है। यहाँ छापा मारने आज ईडी गई थी, और ये भी ज्योति प्रिया मलिक का करीबी ही बताया जाता है। बिल्कुल प्रशांत, आप देख सकते हो कि 10 साल के अंदर कितना घोटाला हुआ होगा पूरे राज्य में, जब केंद्र की तरफ से और अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनको पूरा मिला जुलाकर जनता तक एक सहूलियत पहुंचाने की कोशिश की जाती है, सस्ता राशन पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जनता के हक की बात की जाती है, ताकि उनको 2 जून की रोटी मिल सके, कम से कम वो इतनी बेसिक आधार पर जी सकें। अगर उनकी स्थिति खराब है तो उनको सस्ता राशन मिल सके, उनके परिवार में कोई ज़्यादा धन अर्जन का सोर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं सस्ते कम दाम में जो राशन लाकर अपना पेट और परिवार का पालन पोषण कर सके, वो चीज़, उसका घोटाला होना एक बड़ी बात है। और लगातार 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक वो मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके करीबियों ने पूरा एक सिंडिकेट तैयार किया है। और किस तरीके से घोटाला किया है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि उससे डीलर से लेकर राशन मिल के मालिक तक और मंत्री तक सभी उसमें शामिल हैं, सभी की संलिप्तता है। और ईडी ने जब 2 लोगों को उठाया, उसके बाद ये तीसरे शख्स को अभी उठाना बनता था, क्योंकि ईडी की जांच में जैसे जैसे नाम सामने आएंगे ईडी अन्य लोगों को भी उठाएगी। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी ये डर है, और टीएमसी के जो गुंडे उन्होंने पाल रखे हैं, जो टीएमसी के जो तथाकथित नेता है, जो गुंडागर्दी पे उतारू रहते हैं हर समय पश्चिम बंगाल में, उन्हें डर है कहीं ना कहीं ये जांच की आंच उनके ऊपर भी ना आ जाए। इसके अलावा भी अश्विनी, हमने देखा है कि एक बहुत लंबा दौर पश्चिम बंगाल में रहा है राजनीतिक हिंसा का। वहाँ पर पहले जो लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी, उस जमाने में भी हमने वहाँ राजनीतिक हिंसाएं, हत्याएं बहुत देखी हैं। और अब ममता बनर्जी के शासन में भी वही हो रहा है, क्योंकि लेकिन और मतलब इसमें भी एक विडंबना ये है कि ममता बनर्जी उसी चीज का विरोध करते हुए, उसी मुद्दे पर लेफ्ट सरकार को घेरते हुए वो सरकार में आई थी, पश्चिम बंगाल में विपक्ष में हुआ करती थी पहले। अब जब खुद भी वो सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, तब उसके बाद भी वही हिंसा, वही सब कुछ पश्चिम बंगाल में वैसे के वैसा ही अभी भी चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अब पश्चिम बंगाल को एक नए नेतृत्व की जरूरत है कहीं ना कहीं? लेकिन वो मिलेगा कैसे, सबसे बड़ा सवाल है। आखिर वो नेतृत्व मिलेगा कैसे, और भ्रष्टाचार और हिंसा से मुक्ति पश्चिम बंगाल को कैसे मिल पाएगी? देखिए प्रशांत, वामपंथी दल जो वहाँ पर सत्ता में कभी हुआ करते थे, उनको हटाकर ममता नए बदलाव को लेकर आई कि हम ईमानदार सरकार लेकर आएंगे, बंगाली मानुष के लिए काम करेंगे। लेकिन बंगाली मानुष के लिए काम ना होकर ये सिर्फ घर के मानुष के लिए काम हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, मंत्री के लोग घोटाले कर रहे हैं, ममता के परिवार के लोग घोटाले कर रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है प्रशांत, मैं कुछ घोटालों का जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा। शिक्षक भर्ती घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, पशु तस्करी घोटाला, कोयला घोटाला, रोज वैली घोटाला, नारदा स्टिंग घोटाला, इन सब में कोई 100-200 या 5-10 हज़ार या 50 हज़ार या 1 लाख रुपए का घोटाला नहीं है। ये घोटाले लगभग 500 करोड़ के आसपास के हैं। हर एक घोटाले की सीमा अगर नापी जाए, इसका अमाउंट अगर नापा जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें इतना घोटाला हुआ कि पश्चिम बंगाल की काया पलट हो जाती। वहाँ की जो गरीब जनता है, जिनके लिए सत्ता में ममता बनर्जी आई थी और बात कहती थी कि गरीबों के लिए काम करेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं बेड़ा पार हो जाता। और जो उनकी स्थिति है, जो वहाँ पर आर्थिक स्थिति है गरीबों की, आपने देखा होगा प्रशांत, वहाँ से जो तस्वीरें आती हैं, बहुत ही भयानक स्थिति है। वो कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहकर गुजर बसर हो रही है। तमाम बहुत सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं जो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि राजनीतिक क्लेश है पश्चिम बंगाल और दिल्ली की सरकार के बीच में। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की योजनाएं भी वहाँ पर नहीं पहुँच रही हैं। और ममता बनर्जी, आपने देखा होगा कि सिर्फ ममता बनर्जी के काम हमें कब दिखते हैं, जब वहाँ पर दुर्गा पूजन के समय पर पंडाल लगते हैं। हर पंडाल के लिए ममता बनर्जी की तरफ से फंड जाता है। दूसरा, फुटबॉल के टाइम पर जब फुटबॉल मैच होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग क्लब को ममता बनर्जी की तरफ से पैसे जाते हैं। चुनाव के टाइम पे वो पैसे जाते हैं, वो उस समय हमें दिखता है कि ममता बनर्जी कुछ काम कर रही हैं। अन्य दिनों में हमें ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आई। वहां से कभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि सरकार की योजना ने उनकी जिंदगी में बदलाव ला दिया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनकी वजह से लोगों की जिंदगी बदली है। किसी को आवास मिला है, जल नल योजना मिली है। अभी हाल ही की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे, वो मीरा माझी से मिले, उनके घर में
उज्ज्वला योजना के तहत रसोई मिली है, घर मिला है, बिजली कनेक्शन मिला है और आयुष्मान कार्ड उनका रह गया था तो उसके अगले दिन ही नोटिफिकेशन जारी हो गया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि उनका आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाए। तो कहीं न कहीं जो योजनाएँ सहूलियत देने का काम कर रही थी, जिनसे जनता अपना अपने वाली सरकार फ़ील करती है ना कि सरकार हमारे लिए काम करने के लिए सत्ता में आई है, राजनीति करने के लिए नहीं। तो वो कहीं पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिला और लगातार भले इतने वर्षों से सत्ता पे काबिज रही हैं ममता बनर्जी, लेकिन प्रशांत पूरा जो उनका शक्ति प्रदर्शन जो है या जो कहते हैं हर बार चुनाव जीत कर कैसे आती हैं, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि हर चुनाव से पहले हिंसा होती है। हिंसा का जो डर है वो लोगों में फैलाया जाता है, डर का माहौल रहता है, जो मतदाता है वो एक तरफा चुनता है, यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं टीएमसी के गुंडे ही सिर्फ वोट देने पहुंचते हैं। मतदान प्रतिशत इतना नहीं रह सकता, फर्जी वोटिंग होती है। और आपने देखा कैसे पिछले जब पंचायत चुनाव हुए थे तो पश्चिम बंगाल में जो मत पेटी थी उनको लेकर लोग भाग रहे थे, नेता लोग भाग रहे थे, टीएमसी के गुंडे भाग रहे थे और अधिकारी उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने टीएम जो मत पत्रिकाएं थी उनको पानी में फेंक दिया। लगातार हिंसाओं की घटनाएं हुई, कई लोगों के ऐसी खबर आई कि उनको गंभीर चोट लगी है, मर्डर हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति रही और बहुत से ऐसे जो केस हैं सामने आए थे चुनाव के बाद में। जब विधानसभा चुनाव वहाँ के कंप्लीट हो गए उसके बाद टीएमसी सत्ता में आई, उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता थे जो पश्चिम बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लेने को मजबूर हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो उनको इस राज्य में रहने नहीं देंगे। तो इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अराजकता किस तरीके से फैल चुकी है और किस तरीके से क्राइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। प्रशांत, क्राइम देखिए, क्राइम का तो आप मतलब आप आंकड़ा अगर उठा के देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको एक छोटी सी बानगी ये देना चाह रहा हूँ कि वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनकी एक तरीके से कब्रगाह बन चुका है पश्चिम बंगाल आज की डेट में। क्योंकि वहाँ पर 8 नवंबर 2023 का अभी हालिया जो प्रकरण था वो वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता शुभदीप मिश्रा की हत्या की गई। इसके अलावा 26 अप्रैल को वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता मृत्युंजय बर्मन की हत्या की गई। 1 अप्रैल को वहाँ पर पिछले साल राजू झा की हत्या की गई थी जो बीजेपी कार्यकर्ता थे। 21 फरवरी को पिछले साल वहाँ समीर पाहन बीजेपी कार्यकर्ता, उनकी हत्या की गई। 27 जून 2022 में वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता सहदेव खा जो थे उनकी हत्या की गई। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं का एक बहुत लंबा सिलसिला पश्चिम बंगाल में बीते कुछ सालों में लगातार एक पैटर्न देखने को मिला है और वहाँ की पुलिस पर, वहाँ के प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। साथ ही आपको याद होगा अश्विनी, जब वहां पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर भी हमला किया गया था। 6 मई 2021 की वो घटना थी जब कुछ टीएमसी के गुंडों ने केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पे पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में हमला कर दिया था। उनको चोट नहीं आई लेकिन उनकी कार को नुकसान पहुंचा, जिसके साथ ही ड्राइवर समेत काफिले में जो अन्य लोग थे उनके साथ में उनको भी चोटें पहुंची थी। इसके अलावा बीजेपी के ही सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय, उन पर भी हमला हुआ वहां पर। और तो बहुत हत्या और जी गैर इरादतन हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ जी, पर किस तरीके से कानून व्यवस्था काम करती है और किस तरीके से गुंडों का बोलबाला वहां रहता पर है। अश्विनी सबसे बड़ी समस्या सिर्फ हत्या की नहीं है, वहां पर हत्या के साथ साथ में टारगेट किलिंग की एक बहुत बड़ा जो है वो इफेक्ट चीज निकल के सामने आती है। क्योंकि आप ये देखिए कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं जिनकी हत्याएं वहां पर की जाती हैं राजनीतिक प्रतिशोध में। आप वहां देखेंगे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है, उनकी हत्या नहीं होती। वहां पर लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं होती। टीएमसी के तो कार्यकर्ता वहां पर आपको पता ही है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की टारगेट किलिंग होती है। मकसद इसके पीछे क्या है अश्विनी, और किस तरीके से फिर अब ये हालत सुधर पाएगी आगे राज्य में, आप क्या देखते हैं? क्योंकि पुलिस सीधे ममता बनर्जी के कंट्रोल में है, फिर भी वो चाहती हैं कि उनके ऊपर उनसे कोई सवाल ना पूछे। अगर पूछ लेगा तो दीदी भड़क जाएगी और वो फिर सीधा मोदी पे हमला करेंगी। नहीं, दीदी जो पश्चिम बंगाल की दीदी ममता बनर्जी है ना, वो सिर्फ बंगाली मानुस की बात कर कर और बंगाली सिर्फ बंगाल माँ माटी मानुस की बात कर कर सत्ता पे काबिज होती रही हैं लगातार। और लेकिन आपने ज़मीनी स्तर पे काम कितना किया? अगर मैं पश्चिम बंगाल का नागरिक होता, वहाँ पर रह रहा होता, तो वहाँ पे ममता बनर्जी से ये सवाल बिल्कुल करता कि आपकी कितनी योजनाओं ने लोगों का जीवन बदला है, आप किस तरीके से काम करती हैं, वहाँ पे मछुआरा समुदाय के लिए आपने क्या किया है, वहाँ पे जो आदिवासी हैं, पिछड़े लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में अपने जीवन बसर कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? आप आकर माँ माटी मानुस की बात कर दें, बंगाली में भाषण दे सकती हैं। देखिए, आप चुनाव किस कदर जीत सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपने जनता के बीच में रहकर काम कितना किया है। चुनाव जीतना एक अलग चीज़ है क्योंकि आपने
वहाँ पर इस कदर डर का माहौल बना रखा है। और जिन लोगों जो आपके लाभार्थी हैं वो ज़्यादातर टीएमसी के लोग क्यों हैं? सबसे बड़ा एक सवाल है। जो नेता हैं, घोटालेबाज हैं, सब टीएमसी से जुड़े हुए हैं। लगातार पिछले इतने समय से आपकी सरकार है, पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है वहाँ पर, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं लगातार। और आपने देखा कैसे भर्ती घोटाला हुआ, फर्जी डॉक्टर भर्ती हुए वहाँ पर, और तमाम इस तरीके के घोटाले हुए हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं युवाओं के भविष्य के साथ वहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ वहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है। और जब जांच करने अधिकारी पहुँच रहे हैं तो उनके साथ भी आप मजाक कर रहे हैं। मतलब ईडी के अधिकारियों के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, तो अंदाजा लगा लें कि पुलिस किस हिसाब से काम करती होगी। इन नेताओं के अंडर में रहकर के उन्हें काम करना पड़ता होगा, वरना वो राज्य में पुलिस सेवाएं नहीं दे पाएगी अपनी। तो आप कानून व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, अपराधी चाहे कोई भी सही, चाहे पांडे सही, चाहे ठाकुर सही, चाहे मुस्लिम सही, वहाँ पे एक्शन होता है तो सभी पे एक बराबर होता है। और जो समाजवादी पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी गलती थी ना, जो थाने थे वो नेताओं के घर से चलते थे, वो सपा कार्यालयों से चलते थे, वही इस समय पश्चिम बंगाल में हाल हो रखा है। और पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है वो भी बदलाव की तरफ अब देखना चाहेगी, क्योंकि एक समय बाद स्थिति ऐसी हो जाती है कि जनता भी ऊब जाती है। मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है इन स्थितियों को। जो थाने थे, वो जो चौकियाँ थीं, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पे काम करती थी। किस पर कार्रवाई होनी है, किस पे नहीं होनी है, कौन से गुट पर जो कानूनी लाठी हैं वो बजनी है और कौन से गुट को नरमी के साथ छोड़ देना है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय से तय होता था, सपा नेताओं के फ़ोन पर तय होता था। तो वही स्थिति का अंदाज़ा मुझे यहाँ से बैठे बैठे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्योंकि टीएमसी के नेता जब सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करवा सकते हैं, तो पुलिस की क्या स्थिति रहती होगी उनके खिलाफ जाकर काम करने की। और सबसे बड़ा सवाल अश्विनी ये है कि पश्चिम बंगाल वही राज्य है जहां पर आपको याद होगा कि बीते साल कुछ समय पहले वहां पर सीबीआई के अधिकारियों को बंधक तक बना लिया गया था। तो केंद्रीय एजेंसियों को काम करने की स्वतंत्रता देने के मामले में पश्चिम बंगाल को आप किस तरीके से मतलब देखते हैं कि अगर वहां पर कोई जांच एजेंसी जा ही नहीं पाएगी, अपना काम कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्य सरकार की अनुमति के बिना जांच एजेंसी नहीं जा सकती है सीबीआई काम करने, तो सीबीआई को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और अब तो ईडी को भी उसी तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ममता तो बनर्जी इस ने तो इसकी हिसाब से लड़ाई लड़ी है कि उनके मर्जी के खिलाफ कोई जांच ना कर सके उनके राज्य में आके। इस हिसाब से तो फिर क्या आपको लगता है कि अब अर्धसैनिक बलों पर भी उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, तो अब क्या करें? फिर यहाँ पर भारत सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरीके से क्या फिर राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू करना वो एक ऑप्शन हो सकता है जब इस तरीके की अराजक स्थिति पैदा हो रही है? नहीं प्रशांत, ये जो गवर्नर का जो बयान आया है वो मैं चाहूँगा हम लोग उनको लोगों तक पहुँचाएं, सुनवाएं कि किस तरीके से राज्य की स्थिति है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और लेकिन सबसे पहले उनके जो बयान है उसके कुछ पॉइंटर मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अगर नहीं चला पाती, शांति व्यवस्था नहीं रख पाती, तो संविधान के अन्य प्रारूप जो हैं उनका रुख करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सीधा संदेश यही है कि अगर कानून व्यवस्था बेहतर नहीं होती है और पश्चिम बंगाल के में जो हिंसा है वो नहीं रुकती हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन आने के कगार पर पश्चिम बंगाल इस समय खड़ा हुआ है। और फिर ये जो विपक्ष के लोग हैं, ममता बनर्जी हैं, टीएमसी है, ये रोना रोएंगे कि तानाशाही आ गई है भारत में, किस तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हटा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार किस तरह अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। वहाँ पर गुंडागर्दी कितने चरम पर है, वहाँ पर हत्याएं लगातार हो रही हैं, क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, तो उस बात का अंदाजा लगाइए। और टीएमसी नेता इतने बाहुबली हो गए हैं कि वो सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दें, ईडी जैसी जांच एजेंसी को अपने जिले में ना घुसने दें, ये जांच करने के लिए बातें मतलब उनको उनका रास्ता रोकें। और पश्चिम बंगाल में इस कदर हो चुका था, आपने देखा, हमने सबने तस्वीरें देखी, जब सीबीआई के अधिकारी को किडनैप कर लिया गया था, बाकायदा उनको बंधक बना लिया गया था। तो ये पूरी स्थिति पश्चिम बंगाल की कहीं ना कहीं और मतलब चिंताजनक होती जा रही है। और आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होना है, लगातार अन्य चुनाव भी जब वहाँ पर होंगे, तो वहाँ पर हिंसा की खबरें जो पिछले चुनावों में आई वो इस कदर बढ़ती हुई दिखेंगी हमें। क्योंकि जो पुलिस व्यवस्था है और जो पुलिस के लोग हैं, जो पुलिस है पश्चिम बंगाल की, वो नेताओं के इशारे पे काम कर रही है। और नेताओं के इशारे पे सिर्फ टीएमसी को छोड़कर अन्य लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। टीएमसी के जो गुंडे हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होने की। प्रशांत,
तो ये तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये तो सिर्फ एक बहाना भी हो सकता है? अब ये जैसे टीएमसी के नेता यही कहेंगे कि उनकी तरफ से तर्क ये दिया जाएगा कि बीजेपी के जो लोग हैं वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, वो फिर वो लोग राज्य में हिंसा करते हैं और बदनाम टीएमसी के कार्यकर्ता तो हो पकड़ जाते क्यों हैं। नहीं पाती? तो आपको आपको क्या लगता है कि इससे जो दूसरे राज्य हैं जहां पर हिंसा जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे और राज्य हैं, तो उन राज्यों के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक ऐसे तो नहीं हो जाएगा मॉडल की तरह कि भाई ममता बनर्जी कहती हैं तो चलिए हम हमारे राज्य में भी हिंसा की हम खुली छूट दे देंगे और फिर कल को बोल देंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आकर के करवा दिया जो हुआ। नहीं प्रशांत, इस तरीके के कई बयान हमने देखे कि यूपी बिहार के लोग आकर क्राइम करते हैं। कई राज्यों में इस तरीके के बयान दिए गए हैं, लेकिन आपकी पुलिस क्या कर रही है भाई? पुलिस तो आपके अंडर में है ना, कानून व्यवस्था संभालना आपका काम है। वहाँ पर जो पुलिस है उसको इस कदर सख्त कीजिए कि कोई दूसरे राज्य का आए और आकर क्राइम करे तो दोबारा वापस ना जा पाए, सीधे जेल की सलाखों के पीछे उसको भेज दिया जाए। तो पुलिस व्यवस्था आपको काम करना चाहिए, आपको पुलिस को टाइट करना चाहिए। और ममता बनर्जी के पास खुद पुलिस विभाग है, तो वो इस कदर उसको सख्त क्यों नहीं करती कानून व्यवस्था को कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने से पहले 4 बार सोचे। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्राइम कम था क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधी भी सोचता है कि अपराध करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अपराध करने पर सिर्फ वो नहीं पकड़ा जाएगा, उसका घर भी जाएगा। जी, बुलडोजर मॉडल। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल जिस जाएगा। बुलडोजर मॉडल के ऊपर टीएमसी और विपक्ष के नेता सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं, उसी बुलडोजर मॉडल की बदौलत आज यूपी में अपराध का, क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे गिर रहा है और यूपी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला दूसरे नंबर का राज्य बन गया। प्रशांत, अश्विनी, एक चीज पश्चिम और- बंगाल दूर दूर तक नहीं है एक कहीं चीज भी। और है प्रशांत, सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि यूपी के अपराधी के परिवार वाले भी कहेंगे कि इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। आप अगर अपराधी हो तो हमारे घर में नहीं रह सकते। अपराधी के खिलाफ खुद उसके परिवार वाले आ जाएंगे, क्योंकि यूपी में ये मॉडल तैयार हो गया है। आप अपराधी को पनाह दोगे तो कार्रवाई आप पे भी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल जो है अब वो ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर खड़ा हो रहा है कि उनके गुंडों ने कई जगह हमने देखा है कि जो टीएमसी के स्थानीय नेता होते हैं, जो पार्षद होते हैं या जो विधायक भी होते हैं, तो जो छोटे लेवल के जो टीएमसी के जो नेता होते हैं, हमने कई दफा देखा है कि वो लोग, उन लोगों के संरक्षण में इस तरीके के गुंडे वहां पश्चिम बंगाल में पाले जाते हैं और वो वही गुंडे फिर केंद्रीय एजेंसियों को, केंद्रीय सुरक्षा बलों को काम करने से रोकते हैं, उनके काम में बाधा डालते हैं और किसी तरीके से हिंसा का माहौल वहां पर पैदा करते हैं। और उसी का शिकार वहां पर रहने वाले जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, वो उसका शिकार वहां पर लगातार हमने उनको होते हुए देखा है। केरल भी कमोबेश वैसी ही एक स्थिति का सामना कर रहा है, जहां पर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा मारा जाता है, उनकी हत्याएं होती हैं। और पश्चिम बंगाल में भी जो तस्वीर है वो कुछ कुछ वैसी ही वहां पर भी नजर आती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की जो 42 लोकसभा सीटें हैं वहां पर देखना होगा कि कौन सी पार्टी का जो प्रभाव है वो मतदाताओं के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। ये जो हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में चलता है, क्या उसके ऊपर किसी तरीके से लगाम जो है वो लग पाएगी और जो वहां की जनता है वो लोकसभा चुनाव में क्या ममता बनर्जी पर विश्वास जताएगी पहले की ही तरह, या फिर बीजेपी को इस बार बढ़त मिलेगी? क्योंकि 18 सांसद बीजेपी के जीत के आए थे 2019 में। 2024 में क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा और हिंसा का जो ये दौर है इससे पश्चिम बंगाल बाहर निकले, कम से कम हम तो यही चाहते हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपसे किसी बड़ी खबर के साथ। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अगर भाई सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके आप अपनी बात जरूर लिख सकते हैं। ताकि नमस्कार। अगली वीडियो में हम उन मुद्दों पर बातचीत कर सकें। जी। धन्यवाद। नमस्कार।